Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, the only show in Pakistan जो आपको finance, economics और global news के बारे में information provide करता है और ये भी explain करता है details about the effects of the relevant news. और जैसे आपको पता है हर शो में हम अपने व्यूअर्स को एक लेसन ऑन फाइनेंस देने की कोशिश करते हैं. हमारा गोल है टू मेक पाकिस्तान ए फाइनेंशियली लिटरेट नेशन. The more financially literate our nation becomes, the easier it is पाकिस्तान के लिए ताकि हम अपने economic hardships के थ्रू आएँ. अब financial literacy से आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, इन सवाल के जवाब आपको इनसाइड स्कूप पे मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान का वाहिद टीवी शो है जो क्वालिटी कंटेंट और आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है. पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था डिविडेंड्स, ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में, तो आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं विद अ गेस्ट लाइव ऑन कॉल विद अस. ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ ए लीडिंग मनी एक्सचेंज पाकिस्तान में. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जफर पराचा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर. सर फर्स्टली रमज़ान मुबारक एंड सेकेंडली स्टेट बैंक ने सख्त रेगुलेशंस इम्पोज की हैं एक्सचेंज कंपनीज पे, तो आपको लगता है कि मेजर्स इफेक्टिव होंगे स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने में या मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? ये देखिए, बात ये है कि हर चीज़ के माइनस प्लस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. तो जिस वक्त हमने रेगुलेटरी को टाइट किया सेंट्रल बैंक ने, उस वक्त तो ज़रूरत थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैं ये कहता हूँ कि ओवर रेगुलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस, और उससे ये हुआ कि जो हमारे वॉल्यूम्स थे वो कम हो गए, और बजाय कि वो वॉल्यूम्स बढ़ते, वो बढ़ने के बजाय हमारे वॉल्यूम्स कम हो गए. और उससे ये हुआ कि ये ज़रूर हुआ है कि इंटर बैंक के अंदर एक्सचेंज कंपनीज ज़्यादा सेल कर रही हैं, गवर्नमेंट के रिजर्व में इजाफा कर रही हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रेगुलेशंस लगाए गए हैं उसकी वजह से ग्रे मार्केट भी अपनी जगह काम कर रही है. पिछले दिनों हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम और स्टेट बैंक ने काफ़ी बेहतर काम किया. उस वक्त ज़रूरत थी ये रेगुलेशन को टाइट करने की, क्योंकि उस वक्त डॉलर्स ग्रे मार्केट में 350, ओपन मार्केट में 335 और इंटर बैंक के अंदर 315 तक था. तो ये गैप था बहुत बड़ा, जो कि IMF को भी कबूल नहीं है और किसी भी एक अच्छी इकनॉमी के लिए इतना बड़ा गैप होना ठीक नहीं है. और बातें हो रही थी, खुदा ना करे, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की और तकरीबन 500 रुपीज़ पर डॉलर जाने की बात. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से गैप भी कम हुआ, डॉलर का रेट भी वापस आया, और जो स्मगलिंग थी डॉलर्स की, ना सिर्फ बल्कि हर चीज़ की, चाहे उसमें आपका चीनी, चावल, गंदम, कोई चीज़ भी हो, या स्मगलिंग की दूसरी चीज़ें हो, या ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड जो स्मगलिंग थी उसको भी कंट्रोल किया गया. लेकिन अब वक्त है कि हमको हमने जो टाइट पॉलिसी की थी, उस टाइटिंग पॉलिसी को थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को फॉरेन एक्सचेंज ले जाने नहीं देंगे तो वो आपके मुल्क में लाएगा क्यों. और दुनिया जो है बिल्कुल एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और मुख्तलिफ ऐप्स, डिजिटल करेंसीज मौजूद हैं जिसको तो हमको चाहिए कि हम अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है उसको दोबारा लिबरलाइज करें. और वैसे भी हम रसीव मार्केट है, रसीव से मुराद हमारे यहाँ बाहर से पेमेंट ज़्यादा आती हैं और जाती कम है. अगर हम उसका परसेंटेज निकालें, जो जैसे हम $30 बिलियन या $35 बिलियन जो हमारे यहाँ रेमिटेंस आता है, और तकरीबन $25 to $30 बिलियन एक्सपोर्ट की मद में आते हैं, तो उसके सामने जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं, या जो लोग लेके जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ एक्टिविटी के लिए, या अपना जो इमिग्रेशन के लिए, तो वो देखें तो वो बमुश्किल 5% भी नहीं बनती. तो इस खौफ से कि भाई ये 5% को रोकने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 50% जो हमारा
आता है मजीद, उसको हम रोक रहे हैं. بالکل. खास तौर اور पे जो हमारा ظفر صاحب یہ بتائیے گا, ہماری عوام کی نا بہت فیوریٹ چیز ہے یہ ڈالرز کو کنورٹ کر کے نا اپنے پیسے ڈالرز میں, اور ان کو ہولڈ کرتے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے یہ انویسٹمنٹ ہے. تو آپ بینگ اے منی ایکسچینج پرسن, حالانکہ کرنسی کو کرنسی کے لیے ایکسچینج کرنا دس از ناٹ این انویسٹمنٹ, دونوں فائیٹ کرنسیز ہیں, رائٹ؟ تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی میں بالکل کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور اب جو ایک اپورڈ ٹرینڈ تھا پچھلی گورنمنٹ کے اندر وہ اب نہیں رہا. جی اگر ہم یہ دیکھیں 2 سال سے تقریباً 350 سے ڈالر واپس آ گیا 280 پہ. ایک تو یہ کمیڈیٹی نہیں ہے, ہم کو اس میں انویسٹنگ کرنا چاہیے, ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ کو جتنی ضرورت ہو ایزیلی اویلیبل ہے, جتنے مرضی چاہیں آپ لے لیں, اور وہ آپ کو کنٹرول ریٹ پہ ملتا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے, آپ کا بزنس ہے, انڈسٹری ہے, اس کے اندر آپ انویسٹ کریں جس سے ملک کی اکنامی گرو کرے. بالکل آپ کا جو ایل ایس ایم ہے وہ بہتر ہو, ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہتر ہو, جی ڈی پی کا سائز بڑا ہو, امپلائمنٹ ٹھیک ہو. یہ جو شارٹ کٹ مائنڈ ہے نا, وہ ہمیں شارٹ کٹ لگانے والا بات اب نکالنا پڑے گا, کیونکہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں اپنے اس شارٹ کٹ لگانے کا یا شارٹ ٹیمپر جو ہم لوگ ہیں اس کی وجہ سے. ہمارے بالکل پڑوسی ممالک سے جو دیگر ممالک ہیں یا جو دیگر دنیا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا وہ آگے نکل گئے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم وہیں کھڑے رہ گئے ہیں. باقی تو دنیا گریجولی ترقی کر رہی ہے نا. جو 90s میں ہمارے ساتھ تھے, 80s میں ہم ان سے بہتر تھے, آج ہم نے اپنا سفر روک دیا اور وہ لوگ اپنا جو سفر تھا بالکل جاری رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ظفر صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے ریزرو سفر کر رہے ہیں بیکاز آف دا ڈیفیکلٹی کہ آپ نہ باہر بھیج سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں ڈالرز انٹو دا کنٹری. تو آپ کو کیا لگتا ہے کن ریگولیشنز کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ریزروز کو فائدہ ہو؟ دیکھیے جی, ایک تو جو ہمارا ورکر ریمیٹنس ہے نا اوورسی پاکستانی کا, اس کو اور ایکسچینج کمپنیز کو ہم کو ایکسپورٹ انڈسٹری میں لانا پڑے گا. کیونکہ جو ہم ایکسپورٹر کو جو انسینٹیو اور ریٹ دے رہے ہیں تقریباً 30 to 35%, اس کے باوجود ان کی کارکردگی مایوس کن ہے. وہ پچھلے 30 سال سے 25, 26, 28 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں اتنے انسینٹیو لینے کے بعد, جبکہ ایکسچینج کمپنیز تقریباً سال کا 8-9 بلین ڈالر لاتی ہے وداؤٹ انسینٹیو اور ریبیٹ, اور جو اوورسی پاکستانی ہے وہ بھی 35 بلین ڈالر لاتا ہے, جو کہ تقریباً 9 ملین یا 10 ملین لوگ ہیں, اور جن کی جو انکم ہے ایوریج جو وہ بیچتے ہیں $300 بیچتے ہیں پر منتھ. تو اس کے باوجود وہ لوگ ان سے آگے جا رہے ہیں. تو ہم کو انسینٹیوز اور ریبیٹ اگر دینے ہیں تو اوورسی پاکستانی کو دینے ہیں, ایکسچینج کمپنیز کو دینے ہیں. اگر ہم ان کو دیں گے تو ہماری 2 سے 3 سال میں ریمیٹنس ڈبل ہو جائے گی. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس منی ٹرانسفر کمپنیز ہیں باہر کی جو پاکستان پیسہ بھیجتی ہیں, وہ ایکسچینج کمپنیز کے پاس اونلی 3 ہیں اور بینکس کے پاس 100 کے قریب. تو اکراس دا بورڈ تمام ایکسچینج کمپنیز کو تمام منی ٹرانسفر دینا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ریمیٹنس بڑھے گا. اور یہ وہ ریمیٹر کمپنی ہے جو بینکس کو دی گئی ہیں جو ہمارے پاس تھی پہلے, وہ ہم سے لے کے بینکس کو دے دی گئی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے جو جس کا جو رائٹ ہے نا اس کو وہ ملنا چاہیے. خاص طور پہ اوورسی پاکستانی کو انسینٹیو بھی دینا چاہیے, ریبیٹ بھی دینا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ جو گرے مارکیٹ ہے اس کے سامنے ہم لوگ کمپیٹ کر پائیں گے, اور جو ہماری فورن ایکسچینج باہر رک جاتا ہے وہ نہیں رکے گا. اور آپ اس کو کے نہیں ساتھ لگتا کہ ساتھ اتنی ایکسٹریم ریگولیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ مطلب ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے کہ لوگ الیگل راستوں کے تھرو مطلب حوالہ اور ان چیزوں کے تھرو باہر پیسے بھیج رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگوں نے دوسرا چینل استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ اس کی KYC کرتے ہیں اور اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, اس کا ہم جو سورس آف فنڈ مانگتے ہیں وہ چیزیں تو چلے ٹھیک ہے ہم مانگتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ریسٹرکشن زیادہ ہم نے لگا دی ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ اب دنیا تو ون ورلڈ ہے نا, ایک ون ٹچ کے اوپر ہے. تو ہم کو دیکھنا پڑے گا, اپنا جو خوف ہے وہ نکالنا پڑے گا, اپنی پالیسی لبرل کرنی پڑے گی. خاص طور پہ جو فورن انویسٹمنٹ آتی تھی باہر سے اور اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ آتی تھی, وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے,
क्योंकि उनको ये पता है कि जब मैं ये अपना पैसा बाहर लेके जाना चाहूँगा तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो हमको उन लोगों को फ्री पीसफुल माइंड देना पड़ेगा और उनको अच्छा माहौल देना पड़ेगा कि वो इजीली इन्वेस्ट करें और इजीली ले जाएं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट तो पूरी दुनिया में हम भी करते हैं और लोग हमारे यहाँ के भी करते हैं, लेकिन अगर हम ट्रैफिक को वन वे कर देंगे, अगर किसी को ये मालूम हो कि ये रोड वन वे है, ये जाने के लिए नहीं है, जाने के लिए वापस आने के लिए नहीं है, तो कोई भी उस रोड के ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल। और तो अभी हमको हमारी पिछली जो गवर्नमेंट रही है पिछले एक साल में, उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत कर्ब किया है, स्टेट बैंक की एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत हेल्प किया है इकोनॉमी को स्टेबलाइज होने में, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हुए हैं। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 12 से 18 महीने पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप किस तरह से देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत शानदार देखता हूँ। हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल बेहतरीन है ओवरऑल, और ख़ास तौर पे ये 1-1.5 साल के अंदर अंडर दी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ के गाइडेंस और अब जो हमारे पीएम साहब ने जो उसको फॉलो किया है उसको, तो सारे रिजल्ट्स बेहतरीन है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट आज पिछले 9 साल में सबसे नीचे हो गया है, एफडीआई बेहतर है, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया है, और जो हमारा एलएसएम है वो बेहतर हुआ है, टैक्स रेवेन्यू बेहतर हुआ है। तो मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा देखता हूँ, पाकिस्तान के रुपये को ऊपर जाते हुए नहीं देखता, सिवाय इसके कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट है इनसाइड और आउटसाइड पाकिस्तान, या जो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान और ईरान, जो हमने उनको बॉर्डर्स को कंट्रोल किया, स्मगलिंग को किया है, अगर हमने ऐसा ही कंट्रोल रखा तो इंशाल्लाह हमारी जो इकनॉमी है और बेहतर होगी। और जो SIFC के थ्रू हमारे जो MOUs या एग्रीमेंट्स जो है वो सरफेस पे आ चुके हैं, मज़ीद दीगर ममालिक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कॉरपोरेट एग्रीकल्चर है, आपका माइनिंग का काम है, और जो दूसरे लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और एक जो हमारे बहुत बड़ा जो सेक्टर नेग्लेक्टेड है वो जो टूरिज्म का है, उसको हमें चाहिए काम करना। अगर हम उस पे काम करते हैं Definitely. Well, thank you so much, Zafar Saab, for being with us. I really appreciate it. तो हमारी आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जिसकी हम pretty much जब से शो शुरू हुआ है तब से बात कर रहे हैं, IMF का रिव्यू। तो IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है फॉर द बाई एनुअल रिव्यू ऑफ द $7 बिलियन प्रोग्राम। अगर सक्सेसफुल तो पाकिस्तान को मिलेगा $1 बिलियन की पहली ट्रांच, एंड इफ नॉट इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर आवर मार्केट। हो सकती है पाकिस्तान और IMF ने डील पर डिसाइड किया था, जो एक 3 साल की $7 बिलियन की एड पैकेज डील थी पिछले जुलाई। तब से तो सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि देव रीच्ड पाकिस्तान, उनकी 9 मेंबर्स की डेलीगेशन हेडेड बाय नेथन पोर्टर हैज़ रीच्ड, और वो डिस्कशंस होल्ड कर रहे होंगे विद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, मार्च 3 से लेके मार्च 14 तारीख तक। इस विजिट में IMF की टीम असेस करेगी परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान और टारगेट्स जो उसने सेट किए हैं फॉर पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान उन सारे टारगेट्स के साथ इन कंप्लायंस है और उन रेगुलेशंस के साथ इन कंप्लायंस हैं जो IMF ने सेट की हैं। बेसिकली पाकिस्तान को IMF ने बेल आउट किया व्हेन इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट आफ्टर साइनिंग हमारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी विद IMF ने कुछ कंडीशंस इम्पोज किए थे ऑन पाकिस्तान। ये सब डिस्कस करने के लिए, इन ये कंडीशंस डिस्कस करने के लिए और ओवरऑल IMF रिव्यू हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मोहम्मद एहसन मलिक। सो प्लीज़ स्टे विद अस बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, स्पेशली हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मेरी प्यारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए दिस न्यूज़ इज़ आई थिंक द ट्रिगर जिसकी मार्केट इंतज़ार कर रहा था। अभी रमज़ान से शुरू होने से भी मार्केट थोड़ी बहुत टूटी थी, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी 1300 पॉइंट गिरी थी ऑन द फर्स्ट डे, एंड इट पिक्ड अप अ लिटिल बिट ऑन ट्यूसडे। लेकिन अभी देखते हैं आगे जाए क्या होता है एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ. میں ہوں مشل خان. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آئی ایم ایف پہ ہی ڈسکس کرنے کے لیے اینالسٹ محمد احسن ملک. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس سر. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل مشل. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرسٹلی رمضان مبارک. اینڈ سیکنڈلی سب سے پہلے کوئی بھی سیریس سوال کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں آڈینس کو کہ آئی ایم ایف ہے کیا, ان کی ضرورت کیوں ہے, اور ہمارے ملک کو مطلب یہ نوبت کیوں آئی کہ ہمیں ان سے پیسے بورو کرنے پڑ رہے ہیں. اگر آپ پلیز تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کوئکلی ایک آسان طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشل, آئی ایم ایف کے پاس آپ کو تب جانے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو اور آپ کے پاس فنڈز اویلیبل نہ ہوں اور آپ نے باقی دنیا سے لون لینا ہو تو آئی ایم ایف کے پیکج میں جانا ضروری ہوتا ہے. اور کیونکہ جیسی ہماری اکانومی ہے یا تھی, جو پچھلی گورنمنٹ تھی جس کنڈیشن میں وہ چھوڑ کے گئی, تو ہمارے اوپر مطلب آپ یہ کہہ لیں ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے اگر ہمیں یہ آئی ایم ایف پروگرام نہ ملتا. بٹ ہم نے جس طریقے سے آئی ایم ایف پروگرام کو نیگوشیٹ کیا اس کے اوپر کویسچنز ہو سکتے ہیں, ریزرویشنز ہو سکتی ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے پلان کیا جا سکتا تھا, بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کی جا سکتی تھی جو ہم 7 بلین کے پروگرام میں جانا چاہ رہے تھے. بٹ انفارچونیٹلی جو ٹرمز آئی ایم ایف نے کہیں اور اس وقت کی جو بھی فائنانس ڈویژن کی ٹیم تھی, ایف بی آر کی ٹیم تھی, انہوں نے جس قسم کی ٹیکسیشن اناؤنس کی وہ آج ہم اس کو فیس کر رہے ہیں کہ مہنگائی بھی بہت ہوئی اور لوگوں کی بائنگ پاور بھی کم ہوئی, اور جو ٹارگٹ آپ نے رکھے تھے وہ ٹارگٹ بھی آپ اچیو نہیں کر پائے کیونکہ آپ نے جو فگرز یا نمبرز آپ نے کوٹ کیے تھے وہ اچیو ایبل ہی نہیں تھے. تو یہ بیسیکلی آئی ایم ایف ہے, اور وہ آپ کو انہوں نے 3.5 سال کا پلان ہے آئی ایم ایف کا, اور انہوں نے وہ آپ کو انسٹالمنٹس میں دینا ہے. فرسٹ پیمنٹ وہ کر چکے ہیں, سیکنڈ انسٹالمنٹ کے ریویو کے لیے وہ آئے ہیں. جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ آپ نے فلفل کرنی تھی. اس میں سے بھی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے 480 بلین کی شارٹ فال ہے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ, ایف بی آر, فائنانس ڈویژن ان کو کیا جسٹیفیکیشن دے گا یا ان سے کیا وعدے وحید ہوں گے, یہ تو اب جو 2 ہفتے کا ان کا وزٹ ہے اس کے بعد ہی کلیئرٹی سامنے آئے گی. بٹ جو چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلی میٹنگ کے بعد ہی وہ بھی بڑی عجیب سی ہیں. آئی ڈونٹ نو, میں کل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, پرنٹ پہ بھی, الیکٹرانک پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی, کہ جی ریرا بننی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آئی ایم ایف مطلب کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے اور ہماری گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. بالکل آئی ایگری, دیٹ آئی تھنک واز اے سرپرائز سب کے لیے. تو اچھا, آئی ایم ایف نے کریک ڈاؤن ڈیمانڈ کیا اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, اور فائنز بھی امپوز کیے ہیں آن دا مس ڈیکلیریشن آف پراپرٹی ویلیو. تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تحت ٹیکس نیٹ انکریز ہوگا یا پھر سے وہ مطلب بات ٹال کے تھوڑا سا سائڈ کر دیں گے آئی ایم ایف کو؟ مشل, بات یہ ہے بالکل ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے, ٹیکس نیٹ بڑھ سکتا ہے, بٹ اس کے لیے کمپیٹنٹ لوگ چاہیے اور ایک آنیسٹ ول چاہیے. بات یہ ہے ابھی یہ جو آئی ایم ایف نے کہا اور گورنمنٹ نے کہا کہ جو مس ڈیکلریشن ہے, مجھے تو سب سے زیادہ ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ یہ مس ڈیکلریشن کیسے ہے. مطلب گورنمنٹ ایک پراپرٹی کی ویلیو اناؤنس کرتی ہے ابھی ریسنٹلی پاس میں نومبر 2024 میں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی بھی مسٹر ایکس اور وائی سیل اور پرچیز کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ مس ڈیکلریشن ہے. میرے خیال میں تو شاید آئی ایم ایف کو غلطی لگی ہے. ان کو یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے سزائیں نہیں سنانی چاہیے تھی, ان کو یہ سزائیں سنانی چاہیے تھی ایف بی آر کے افسران کے لیے جو ویلیویشن کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سزائیں سنانی چاہیے تھی بورڈ آف ریونیو ورک کے لوگوں کے لیے جو ڈی سی ریٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر آپ کو ان لوگوں کے لیے سزائیں سنانی چاہیے تھی جو کنٹونمنٹ بورڈ کی ویلیویشن کرتے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بیچارہ تو ویلیویشن ڈٹرمن نہیں کرتا. آپ جو ویلیو دیتے ہیں وہ تو ایک نیگوشیٹر ہے,
प्राइस को सेटल करवाता है सेलर और बायर की। आप कह रहे हैं हम उसको 50,000 रुपया से लेके 10 लाख रुपए तक जुर्माना करेंगे, 3 साल सजा देंगे। ओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, ये वैल्यूएशन उसने रखी है, ये वैल्यूएशन उसने सजेस्ट की है। वैल्यूएशन आपका अदारा करता है और आप बीच में उठा के हम रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ लेंगे। ओ भाई आप उसको क्यों पकड़ लेंगे? आप मतलब आपकी लाइन, आपकी डायरेक्शन, आपको पता नहीं आपको कौन गाइड करता है कि आप अपना मलबा, अपनी ललाकी दूसरों पे डालने पे तुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैचिंग द रॉन्ग पर्सन। मतलब मिशेल आप मुझे एक चीज बताएं ना, या तो वैल्यूएशन मेरी मर्जी की हो रही हो, कोई एफबीआर रेट नहीं है मुल्क में, कोई डीसी रेट नहीं है, कोई कैंटोनमेंट बोर्ड की वैल्यूएशन नहीं है, तो फिर तो आप मुझे, बायर को, सेलर को मुर्दे इल्जाम ठहरा दें। जब वैल्यूएशन भी आपने डिटरमिन की हुई है और दुनिया से पैसे भी वैल्यूएशन को रैशनलाइज करने के लिए आप लेते हैं लाखों डॉलर, और उसके बाद आप एक ही प्रॉपर्टी के 3 मुख्तलिफ अदारे वो एक वैल्यू पे मुत्तफिक नहीं है, तो आपने पकड़ना रियल एस्टेट एजेंट को है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी सोल्यूशन क्या है? मतलब किस तरह से इट सीम्स लाइक कि हम बस आईएमएफ को गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ शायद पिछले जितने सालों से हमें दे चुकी, दिस इज व्हाट द 25th टाइम वी आर गेटिंग दिस बेल आउट, तो वो उनकी थोड़ी अकल काम करना शुरू होगी कि अच्छा आई थिंक पाकिस्तान इज लाइंग टू अस। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से मतलब सोल्यूशन क्या है? हम बस गोल घूम रहे हैं। अच्छा नहीं मिशेल, इसमें ना एक चीज है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। ये आईएमएफ के साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये लास्ट पैकेज लेने से पहले, इससे पहले जो एफबीआर के लोग या इस पे जो लोग काम करते थे, जो एफबीआर को फिगर्स प्रेजेंट किए जाते थे, वो हमेशा उसी तरह से अचीव हो जाते थे, वो पॉलिसीज उसी तरह ड्राइव हो जाती थी। तो आईएमएफ ने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए एफबीआर ने जो इस बजट में चीजें प्रेजेंट की और इनसे जो प्रोग्राम में जाने के लिए जो वादे किए, आईएमएफ ने उनको भी सच समझ लिया। जो चीजों के अंदर इन्होंने डिस्क्रिपेंसीज रखी और जो चीजें मतलब जो आपका टारगेट था वो तो अलहदा साइड पे रह गया, आप तो अपने अब तक के मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन एफबीआर साहब से यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हुई है। जिस दिन उन्होंने इस सीट पर आए थे, और अगर वो आते साथ ये आईएमएफ को और गवर्नमेंट को बताते कि जो टारगेट आपने रखे हैं ये अचीवेबल नहीं है, क्योंकि चेयरमैन एफबीआर साहब ने कोशिश की कि वो डंडा चलाएं, टारगेट अचीव हो जाएं, या बेनिफिट्स दें लोगों को, अफसरान को, तो टारगेट अचीव हो जाए। तो वो दोनों चीजें करने के बाद भी टारगेट अचीव नहीं हुए। अभी ये जो चीजें प्रेजेंट या जिस साइड पे ये लेके जाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि ये इसको किस तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं। क्या ये रियल एस्टेट एजेंट को वैल्यूएशन पे मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? मतलब आप क्यों अपनी जग हसाई या तमाशा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मलिक साहब, बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानियों की कॉन्सेप्ट है ना टूवर्ड आईएमएफ, उनको लगता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, और उनको लगता है कि आईएमएफ का पाकिस्तान को बेल आउट करना पाकिस्तान के लिए बुरा है। तो आप कुछ समझाना चाहेंगे हमारी आवाम को कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड दिस? मशल मैं बिल्कुल आईएमएफ को गलत नहीं समझता। बिल्कुल दुनिया में आईएमएफ लोगों को, कंट्रीज को सपोर्ट करता है। गलती हमारे अदारों की है, स्पेशली एफबीआर की, फाइनेंस डिवीजन की, जो पॉलिसीज ऐसी बताते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डालना चाहते हैं। और अभी भी मुझे अंदेशा यही है कि आईएमएफ जाते हुए इनको एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन डालने की बात करेगा, और इनको और कोई चीज समझ में नहीं आएगी और ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हालांकि अगर आप देखें, आज से एक हफ्ता पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूडिंग चेयरमैन एफबीआर तमाम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कह रहे थे कि रियल एस्टेट के ऊपर हमने ओवर टैक्सेशन कर दी है, वो टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए थी, हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है और ट्रांजैक्शन भी रुकी हैं। तो बात ये है
आप एक तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आईएमएफ के आने के ऊपर आप कह रहे हैं कि टैक्सों में एवेजन है, टैक्सों में चोरी है। ओ भाई, अगर टैक्सों में भी चोरी है मशल साहिबा, तो वो टैक्सों की चोरी भी तो आपके अदारों की वजह से है। जी। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपके हेडक्वार्टर एफबीआर का इस्लामाबाद में है, हजारों अफसरान यहाँ पे हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस्लामाबाद पिंडी की विसिनिटी में ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जिसमें किसी एफबीआर के अफसर का घर ना हो और उसको वहां का वैल्यूएशन का ना पता हो। आप इस्लामाबाद की वैल्यूएशन उठा के देख लें। प्रॉब्लम ये है हमारा कि जो जिसका काम है उससे को नहीं करने देना। ये इन्होंने जो पावर खुद ली हुई है, इनको कितनी दफा ये हम कह चुके हैं कि ये आपकी डोमेन नहीं है वैल्यूएशन करना। ये अगर आप एक अदारे को दे देंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे जिसके पास जो इख्तियार आ जाए वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी, बिकॉज सैडली वो पता नहीं चला, वक्त गुजर गया इतने जल्दी आपसे बात करते हुए अबाउट IMF। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी IMF कब आएगा, क्योंकि पिछले एक महीने से स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ एक चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि IMF आए, हमें पैसे दे, स्टॉक मार्केट दौड़े। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि हम IMF की जो जितनी ये क्या कहते हैं, इनकी क्राइटेरिया हैं, इनको हम सेटिस्फाई कर लेंगे और हमें वो ट्रांच मिल जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ट्रांच हमें बिल्कुल मिलेगी, बट उसकी प्राइस मशल मैं और आप पे करेंगे, गवर्नमेंट नहीं पे करेगी। बस यही फियर है मेरा तो कि मूड नहीं जो है जितना भी जुल्म होगा वो पाकिस्तान की अवाम पे होगा, क्योंकि ये 2 दिन से जिस किस्म की मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ लें, फलाने को पकड़ लें, उसने टैक्स एवेजन की है। मैं तो मतलब मुझे समझ नहीं आती ये खबर, तो चलो मीडिया को तो जो खबर जैसे आती है, जो ये अल्फाज बताते हैं गवर्नमेंट वाले, उनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है कि यार हम किनको मुर्दे इस्लाम ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। वैल्यूएशन को रियल एस्टेट एजेंट ने की हुई है। बाकी जहां तक आपका स्टॉक एक्सचेंज की बात है, वो इंशाल्लाह पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगी। वो भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रही थी वो, क्योंकि एकदम से इतनी हाइप हो गई थी ना 2024 का, मोस्टली 8 महीने में। तो आई थिंक वो इतनी एक्सट्रीम लेवल की बुल रन हुई थी कि लोगों को बस थोड़ा टाइम रिलैक्स भी करने के लिए चाहिए था, एक कूल ऑफ पीरियड नेसेसरी था। बाकी हमारे जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे पर्सनली लगता है कि हमारी बुल रन अभी कहीं नहीं गई। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है, बट इसके लिए आपको पता है पेशेंस चाहिए, जो कि हमारी आवाम में बिल्कुल नहीं है। और जो ही थोड़े से फिगर ऊपर जाते हैं तो हमें डर लगता है शायद ये यहाँ से डिप ले लेगी, और उसके बाद थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी, तो आपको पता है पाकिस्तान में खबरें चलती रहती हैं, तो उस पे भी बहुत सेंसिटिव रहती है स्टॉक मार्केट। अच्छा, हमारा मीडिया भी ना, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, मैं थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहूँगी, मीडिया बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को एक्सट्रीम पे ले जाता है, सारी नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करता है और जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं वो दबाते हैं। तो या आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अभी हमें मलिक साहब ने ये कहा कि इंशाल्लाह हमें ये ट्रांच मिल जाएगा। क्यों मलिक साहब? नहीं, डेफिनेटली इंशाल्लाह ये ट्रांच मिलेगा, बट मैंने आपको कहा उसकी प्राइस मैंने और आपने पे करनी है। नहीं, देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोशिश करते हैं इकोनॉमी को। So thank you so much Malik Saab for being with us. With that we are out of time, and ladies and gentlemen, now we are coming to what is our favorite part of the day, the Fippy Lippy. So please come with me, let me show you. Okay, तो overall Tuesday को हमारी volumes as expected, क्योंकि जो भी ट्रेड कर रहे थे, जो भी मार्केट के सामने चिपक के बैठा हुआ था मेरी तरह, उसको पता कि कल volumes बहुत लो थे. There wasn't much happening in the market. Ramzan usually slow time होता है, people have other priorities, stock market से ध्यान थोड़ा बहुत हट जाता है, people are more interested in other things during the holy month. तो हम देख सकते हैं कि कल फॉरेन कॉरपोरेशंस ने $6 लाख की सेलिंग की थी, $6 लाख की बाइंग इंडिविजुअल्स ने की थी, म्यूचुअल फंड्स ने अगेन $6 लाख की सेलिंग की है, ब्रोकर्स ने $8 लाख की सेलिंग की है. सो देयर इज नॉट मच मूवमेंट. अगर हम सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखें तो आपके पावर में बाइंग की है आपकी फंड्स ने, आपके यहाँ बैंक सेक्टर में बाइंग की है फंड्स ने, आपके फर्टिलाइजर सेक्टर में की है फंड्स ने बाइंग, सीमेंट सेक्टर में बैंक्स ने बाइंग की है थोड़ी बहुत, एंड बैंक्स ने
energy and power. Yeah, so there's really not much going on. यहाँ individuals ने अगर उन्होंने between various sectors या others में आ रहा है, तो essentially हमारी stock market थोड़ी slow चल रही होती है during Ramadan. Hours भी हमारे छोटे होते हैं. The stock market opens at 9:15 and is done by 1:30. तो there's not much movement. We're hoping कि शायद ये review थोड़ी और movement लाएगा. Other news is जो हम discuss करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का inflation rate गिर चुका है 1.5% में February में. This is the lowest since 2015. मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि महंगाई कम होती जा रही है लेकिन कीमतों में कमी नज़र नहीं आ रही. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स से कि महंगाई और इन्फ्लेशन होती है परसेंटेज राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब इन्फ्लेशन 30% से 2% पे आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस ऑफ फूड और बाकी चीज़ें कम होंगी. इसका ये मतलब है कि जो हर साल प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही थी उनका इंक्रीज़ होने का रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि पहले 30% एनुअल इन्फ्लेशन थी. इसका मतलब है कि हर साल मार्केट में जो गुड्स मिल रहे थे उनकी कीमत 30% से हर साल इंक्रीज़ कर रही थी. ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे व्यूअर्स और हमारी आवाम के बीच में. तो इन्फ्लेशन तो कम हो गई है टू द लोएस्ट सिंस 2015, लेकिन इसके साथ साथ 10 मार्च को वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में स्टेट बैंक और कमेटी डिसाइड करेंगे कि उन्होंने रेट्स डिक्रीज़ करने हैं या इंक्रीज़ करने हैं. मेजॉरिटी लोगों का कंसेंसस है इंक्लूडिंग मी कि कट आएगा थोड़ा बहुत और कि करंट इंटरेस्ट रेट जो 12% है वो शायद 11.5 या 11% पे आ सकता है, 50 या 100 बेसिस पॉइंट से गिर सकता है. तो एसेंशियली दैट वुड बी अगेन अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान. आपकी इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. आपकी इंजेक्शन ऑफ वेल्थ वापस से आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू कर देगी. आपकी GDP ग्रो करना शुरू करेगी. आपकी बेरोज़गारी कम हो जाएगी. आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो अगर इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में डिक्रीज हुआ बाय 1% और मोर तो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल. फर्स्ट वेन्यू जिसमें लोग अपने पैसे दे टेंड टू पुट देयर मनी वहाँ से अपने बैंक से निकाल के इज़ बिजनेस सेटअप करना, फैक्ट्री खोलना. सेकंड इज़ रियल एस्टेट. विद द IMF प्रेशर जो इंक्रीज ऑन टैक्सिंग रियल एस्टेट है उसके साथ हम देख सकते हैं कि देयर इज़ not much interest लोगों का toward real estate because the taxation is a bit of a something जो deter करता है लोगों को from investing in that area. और तीसरी जगह जहाँ लोग इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं जब बैंक्स में से पैसे निकाल रहे होते हैं इज़ माई फेवरेट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर 10th मार्च को रेट कट हुआ then we can see inshallah the stock market is once again going to get a little trigger, inshallah going to get pushed और थोड़ी सी bullish हो सकती है. and इसके साथ साथ अगर IMF का review positive आ गया then hopefully our market is going to continue its iconic bull run from last year, which was 2024. Thank you so much for watching. This was the Inside Scoop. I am Mashal Khan. मैं मिलूंगी आप लोगों से कल. Same time, same place. Ramadan Mubarak. Take care. Khuda Hafiz.